माइंड के कई लेयर होती हैं सर। और जैसा कि आप बता रहे थे कि सबकॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल, वर्क ऑन द रूट कॉज नॉट ऑन द सिम्टम। तो सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं और रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। बॉडी के बाहर की भी एक ऑरा है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और जैसे कि जब हम नज़र उतारते हैं तो लिटरली हम उस ऑरा को क्लिंस कर रहे होते हैं, नमक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी वाली चीज़ों को लेकर। वैदिक साइंस है क्या, नाड़ी विज्ञान क्या है? हाय एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन शिल्पी गोयल और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, जो कि एक आई सर्जन है। गणेश विनायक आई हॉस्पिटल के नाम से उनका सेंटर है, बहुत ही रिनाउंड सेंटर है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सर करते हैं, वो फाउंडर है पॉजिटिव हेल्थ जोन के, जो उनकी एक एडेड क्वालिफिकेशन है जिसमें वो एनएलपी, हिप्नोथेरेपी और आज हम जानेंगे सर से होलिस्टिक हेल्थ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में। सबसे पहले सर, आपका बहुत स्वागत है आज के मेरे इस पॉडकास्ट में। आपने अपना अमूल्य समय आज इस पॉडकास्ट के लिए निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप बताएं कि किस तरह से आप एज अ आई सर्जन काम करते रहे। आपने एक फाउंडेशन की शुरुआत की जहाँ पे आप फ्री आई सर्जरी करते आए, और उसके बाद आपका कैसे रुझान आया पॉजिटिव हेल्थ जोन को शुरू करने की तरफ। राइट। देखिए, मैं जब एमएस कर रहा था, मुझे समझ में आया एमएस के दौरान ही कि लोगों का आज के समय में दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण भी खराब होते जा रहा है। आई साइट और माइंड साइट दोनों में प्रॉब्लम है। जो लगातार गैजेट्स और सोशल मीडिया का स्क्रीन टाइम बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से आई साइट लगातार वीक होते जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न फिलॉसफी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो माइंड साइट है, दृष्टिकोण है, वो भी धुंधला होते जा रहा है। और मुझे इतना तो समझ में आया कि दूर तक देखने के लिए दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण का सही होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि दृष्टि तो सही होती है लेकिन दृष्टिकोण धुंधला जाता है और फिर लाइफ सब कुछ धुंधली नज़र आती है। और यही एक कारण है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डिजीज़ेज़ बढ़ते जा रही हैं। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि जो डिजीज़ेज़ हैं उनका प्रेवलेंस लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे में हमें डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान, माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत सारी चीज़ों की ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। और वहीं से फिर मैंने इन सारी साइंसेस को सीखना शुरू किया और सीखने के साथ साथ जब मैं अपने पेशेंट्स पे इम्प्लीमेंट करता था, जो रिजल्ट्स मिलते थे, तो फिर मुझे लगा क्यों नहीं इस पर प्रैक्टिकल वे में एक सॉल्यूशन की फॉर्म में लाया जाए। और फिर हमने 2017 में पॉजिटिव हेल्थ जोन की शुरुआत की, जो एक यूनिक वेलबींग सेंटर है जहाँ पर हम एक इंटीग्रेटेड और हॉलिस्टिक अप्रोच सभी डिजीजेस के लिए ले रहे हैं। वाह! सर, वैदिक साइंस में आपने पीएचडी किया हुआ है। ये जानकर बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए, आखिर वैदिक साइंस है क्या? नाड़ी विज्ञान क्या है? जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैंने कहा नाड़ी यानी कि नर्व्स, तो आपने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नाड़ियाँ शरीर के बाहर होती हैं और आपने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें करा के दिखाया कि किस तरह से ये बड़े चमत्कारी ढंग से काम करता है। तो थोड़ा-सा हम ऑडियंस को भी ये बताना चाहेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय वैदिक साइंस एंड उस पे आपने पीएचडी किस तरह से की? देखिए, ड्यूरिंग माई मेडिकल प्रैक्टिस मैंने एक चीज़ को समझा कि मेडिकल साइंस वन ऑफ द बेस्ट साइंस है जहाँ बात आती है फिजिकल बॉडी को समझने की। लेकिन क्या हम एक अकेली फिजिकल बॉडी हैं या उसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हैं? जैसे ब्रेन एक कंप्यूटर है जो इस बॉडी के मशीन को कंट्रोल करता है। लेकिन वेयर इज़ अ माइंड? माइंड क्या है? सॉफ्टवेयर है जो दिखाई नहीं देता। इंटेलेक्ट क्या है? हायर सॉफ्टवेयर है। सोल क्या है? पावर बैंक है। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल साइंस में तो कहीं नहीं पढ़ाई जाती। तो कोई तो ऐसी साइंस होगी ना जो हमें कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सके, समझा सके कि ह्यूमन बीइंग है क्या। तब मैंने वैदिक विज्ञान को समझा और वैदिक विज्ञान में बात आती है 5 कोश की, कि हम केवल एक फिजिकल बॉडी नहीं है, हम एक मेटाफिजिकल बॉडी भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलॉसफी हमारे 2 पार्ट हैं, ह्यूमन प्लस बी। ह्यूमन का मतलब है ब्रेन प्लस बॉडी, जो ये फिजिकल है, जिसको हम सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट यहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन जो मेटाफिजिकल पार्ट है ना, जिसके अंदर आता है, जिसको हम बोलते हैं मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा। लेकिन जैसे ही अपन ये मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो फिर लोग बोलते हैं अरे बाबा वाली बात हो गई, स्पिरिचुअलिटी वाली बात हो गई। आज का समय है मॉडर्न वे में इस वैदिक फिलॉसफी को समझने का। वैदिक साइंस ये विज्ञान है, विशेष ज्ञान, जो हमारे ऋषि मुनियों ने डाउनलोड किया था और आज वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है। तो ऐसे में मैंने क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया और वैदिक विज्ञान में मैंने जब पीएचडी किया, क्वांटम फिजिक्स और मेडिकल साइंस के साथ जोड़कर मैंने क्वांटम वेदा मॉडल बनाया। क्वांटम वेदा, अंडरस्टैंडिंग द वैदिक विजडम फ्रॉम द क्वांटम प्रोस्पेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटिंग दैट विजडम इन डे टू डे लाइफ इन ए प्रैक्टिकल वे। तो वैदिक विजडम बोलता है कि पंचकोश होते हैं और क्वांटम फिजिक्स बोलता है बायोफील्ड होता है। क्या ये दोनों सेम है या अलग हैं? यस, अगर हमने डिवाइसेस की मदद से
पहले क्या होता था कि हम सीटी स्कैन एमआरआई से फिजिकल बॉडी को समझ सकते थे। तो मैंने वो डिवाइसेस डिस्कवर की कहाँ से, कि अमेरिकन से, रशियंस और जर्मन कंपनी से बात किया, और वो सारी डिवाइसेस जो हमारे मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस को दिखा सकती हैं, बायोफील्ड व्यूअर, बायोफील्ड जीडीवी कैमरा, वो सारे मैंने लेकर आया। तब मुझे समझ में आया कि ह्यूमन बीइंग के फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड ये मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम बायोफील्ड कह रहे हैं, और वैदिक विज्ञान जिसे कहता है मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश। ये कोश मतलब बायोफील्ड है हमारा। तो हमें समझना होगा दोनों विज्ञान को, क्योंकि मेटाफिजिकल चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट 80 to 90% डिजीज आर साइकोसोमेटिक, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं क्योंकि माइंड कहीं पे दिखाई नहीं देता है। सर बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये सारी बातें हम बता रहे हो, और ख़ास करके एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का जब इस बारे में जान लेना कि इसके अलावा भी कुछ और है, तो अपनी नॉलेज को अनलिमिटेड पावर तक बढ़ा देना, मतलब मुझे लगता है कि हर एक चीज़ को बहुत डीपली समझ पाना पॉसिबल है आपके लिए भी, और आप फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आपने जो सेंटर की शुरुआत की पॉजिटिव हेल्थ जोन। तो सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि बॉडी के बाहर की भी एक ऑरा है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, और जैसे कि जब हम नज़र उतारते हैं तो लिटरली हम उस ऑरा को क्लिंस कर रहे होते हैं नमक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी वाली चीज़ों को लेकर। तो आपने कहा कि आप उसे मेजर करने के डिवाइसेस आपने मंगाए, तो कैसे काम करते हैं, और क्या सच में इस तरह की चीज़ें नज़र आती है कि कोई भी बीमारी, मैंने सुना है कि पहले आपके ऑरा पे आती है एंड देन आपको अफेक्ट करती है, तो क्या किसी चीज़ को प्रिवेंट करना भी पॉसिबल है अगर हम देख रहे हैं कि उस तक वो चीज़ें, उसका जो ऑरा है वो डिस्टर्ब्ड है, तो इस तरह का भी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? राइट, डेफिनेटली। देखिए, जो फिजिकल बॉडी है उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही हाई है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही लो है। लेकिन उसके बियॉन्ड की जो बॉडीज हैं, मेंटल बॉडी, माइंड, जिसमें कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसकी वेवलेंथ उससे कम है और फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए उसका असर फिजिकल बॉडी पे ज़्यादा होता है। थर्ड पार्ट जो सोल है या इंटेलेक्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी और हाई है और वेवलेंथ कम है, इसीलिए हम अपनी आईज से या ईयर से या 5 सेंसेस जो भी हैं उससे नहीं देख सकते। लाइक जो कलर की हम बात करें, रेनबो कलर होते हैं, वायलेट टू रेड, उसको हम देख सकते हैं 5 सेंसेस से। लेकिन अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, ये दोनों कलर्स हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, लेकिन मेडिकल साइंस में हम इंफ्रारेड पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं और अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन के लिए। तो सेम टू सेम ये जो फिजिकल बॉडी है, इसकी साइंस है मेडिकल साइंस, लेकिन जो इसके बियॉन्ड के जो कोशिश हैं, जो बॉडी बियॉन्ड बॉडी हैं, उसका क्या, उसको देखने के लिए आज की डेट में बहुत सारी डिवाइसेस आ गई हैं। इसमें जो वर्ल्ड वाइड ऐसे ऑथेंटिक डिवाइसेस हैं, बायोफील्ड व्यूअर और जीडीवी बायोवेल, ये दोनों डिवाइसेस मैं पिछले 10 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और यूज़ करने के बाद मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें जो हम समझते हैं, लाइक जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस, ये दिखाई देते हैं आपके ऑरा में, और ये अफेक्ट करते हैं आपकी नाड़ियों को, क्योंकि जो नाड़ियाँ हैं वो एनर्जी चैनल्स हैं जो 5 कोशों में फैली हुई हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि लाइक अगर हम फैटी फूड खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाएंगे तो आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगे, फिर हमें एंजियोग्राफी करना पड़ेगा और एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। फिजिकल डाइट की बात तो सब कोई कर रहा है, लेकिन क्या मेंटल डाइट होती है? यस, मेंटल डाइट। जब हम टॉक्सिक डाइट खाते हैं ना माइंड से, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, ये नाड़ियों को ब्लॉक करती है। और जब आप ये डिवाइसेस से देखते हैं ना, तो जब नाड़ियाँ ब्लॉक दिखाई देती हैं तो वो नाड़ियों का एंजियोग्राफी है। और जब आप होलिस्टिक वे में थेरेपिस्ट के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, हिप्नोथेरेपी के द्वारा, एनर्जी हीलिंग्स के द्वारा, मेडिटेशंस के द्वारा, योगा के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा जब आप ओपन करते हैं, तो ये मेटाफिजिकल नाड़ियाँ ओपन होना शुरू होती हैं। वो जो टॉक्सिन्स हमने मेंटल डाइट की फॉर्म में खाए थे वो रिमूव होते हैं, वो एंजियोप्लास्टी है। और फिर वो दोबारा से आप स्कैन करके देखिए, दिखाई देगा, एक आपको सब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट। आप दोबारा से स्कैन करके देख सकते हैं वो नाड़ी जो ब्लॉक थी वो ठीक हो गई। ग्रेट। सर क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, उसका भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा होता है, और क्या वहाँ पर सब चीज़ें शुद्ध चलती हैं? क्या कितने साल तक ये शुद्धि चलती है? सर क्या ये आपने एक्सपेरिमेंट किया है? क्योंकि आखिर ये सब बनता भी तो हमारे ही माइंडसेट से, जैसे से हम बड़े होते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं थॉट्स को, या हम पिछले जन्म के भी कुछ थॉट्स को लेकर पैदा होते हैं, जेलेसी, फियर लेकर पैदा होते हैं? देखिए, इसको मैं मॉडर्न वे में समझाना चाहूँगा। जब हम एक मोबाइल शॉप पे जाते हैं, एक बिल्कुल लेटेस्ट नया मोबाइल लेकर आते हैं, तो उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। ऐसे जब बच्चा पैदा होता है, एक न्यूबॉर्न मोबाइल की तरह होता है वो, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। उसके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ें नहीं होती।
फिर जैसे जैसे हम उस नए मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसका एक क्लाउड बन जाता है। सेम टू सेम ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, इसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में एक्सपीरियंसेस आते हैं, मेमोरी आती है, बिलीफ सिस्टम आता है, और ये सारी चीज़ें फिर इसके बायोफील्ड में स्टोर हो जाती है, इसका भी क्लाउड तैयार हो जाता है। तो जब हम बच्चे होते हैं बहुत बिंदास होते हैं, मस्त होते हैं, कोई डर नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, फिर वो सारे स्ट्रेस, सारे ब्लॉकेजेस, सारे फियर्स हमको पैदा हो जाते हैं, फिर वो फोबिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चे का ऑरा बहुत अच्छा होता है, इसलिए तो आप जब बच्चे से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह यार, इसको गोद में ले लूँ, यार इसके साथ खेलूँ, और खेलने से आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, क्योंकि उसके ऑरा में जो पॉजिटिविटी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं वो आपसे हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है। तो एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर साइड, तो आप उससे कुछ एनर्जी ले लेते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएंगे जो एकदम डिजीज्ड है, जो नेगेटिव है, जैसे आप उससे मिलेंगे थोड़ी देर बाद आपको डाउन फील होगा। क्यों फील होगा? अगर हम डिवाइसेस लगा के देखें ना, तो दिखाई देगा कि एनर्जी वहां से यहाँ तक, आपकी एनर्जी उसके पास जा रही है। दिस इज द थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल, जो हमें लेटेस्ट वे में समझने की जरूरत है। माय गॉड। तो सर यानी कि अब आज के ज़माने में हम अपनी बॉडी को समझने के लिए अपने द्वारा क्रिएटेड डिवाइस का सहारा ले रहे हैं, तब जाकर हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और ये जो बॉडी को बनाने वाले भगवान ने जो सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन कर दिया है, वो शायद आज तक हम नहीं समझ पाए। माइंड की कई लेयर होती हैं सर, और जैसा कि आप बता रहे थे कि सबकॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल, देन मेडिटेशन किस लेवल पे काम करता है। और आज मैंने एक अजीब सी चीज़ एक्सपीरियंस की कि जब मैं उठ गई थी सुबह 3 बजे, 4 बजे, तो उसके बाद मैंने सोचा ये तो बहुत ही जल्दी मैं उठ गई हूँ, मतलब 3 साढ़े 3 बज रहे थे। और जब मैं उस समय सोती हूँ तो मैं बहुत पज़ल्ड सपने देखती हूँ, और फिर जब मैं 4 साढ़े 4 बजे उठती हूँ तो मुझे वो 1 घंटा बिल्कुल अनप्लेज़ेंट सपनों से भरा हुआ नज़र आता है, जबकि पूरी रात मैं बहुत अच्छे से सोई थी। बट जब मैं उठ के वापस सोई हूँ तो थोड़ी सुपरफिशियल नींद में मैं बहुत, या तो मैं खो जाऊँगी मेले में, या कुछ समथिंग विल हैपन दैट देयर इज़ लॉट ऑफ पज़ल्स इन माय लाइफ़। तो सर इसका भी कुछ साइंस है क्या? आपने ड्रीम लेवल पे भी आपने कुछ पढ़ाई की है, या इसका राइट। साइंस है? देखिए, ये 160 ट्रिलियन सेल की जो बॉडी है ना, एक मशीन की तरह काम करती है। इसमें छोटे-छोटे स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, लाइक हार्ट एक टुल्लू पंप की तरह काम करता है। ये कैमरा है, ये किडनी एक फ़िल्टर की तरह है, स्टमक जूसर, मिक्सर ग्राइंडर है, और ये ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन, 100 बिलियन न्यूरॉन्स, ये कंप्यूटर है। माइंड इसका सॉफ्टवेयर है, जिसकी 2 ड्राइव हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस 5 सेंसेस के साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है, कॉन्शियस रखता है। सबकॉन्शियस मेमोरी, बिलीफ, पूरी सारी चीज़ें, हैबिट्स, सब सबकॉन्शियस माइंड में उसके ड्राइव है सॉफ्टवेयर की। इसके ऊपर एक और सॉफ्टवेयर है हमारे पास, हायर सॉफ्टवेयर, जो कभी हाईजैक नहीं होता, इंटेलेक्ट, बुद्धि, और उसके ऊपर पावर बैंक है हमारा सोल। और पावर बैंक से लेकर सोर्स यानी कि सोल से लेकर सेल तक एक पूरा सिस्टम बिछा हुआ है नाड़ियों का, जो है एनर्जी ट्रांसफर करता है। सोल की एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिट को सेल तक ट्रांसफर करने का सिस्टम है नाड़ी। अब ये माइंड क्या है? बेसिकली माइंड हम एक्सपीरियंस करते हैं, दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए हम माइंड का यूज़ करते हैं। तो माइंड में कई बार वायरसेस आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर में जैसे वायरस आ गए। अब मोबाइल के सॉफ्टवेयर अगर वायरस आ गया, तो हम ओपन कर रहे हैं फेसबुक, खुल रहा है व्हाट्सएप, हम भेज रहे हैं किसी और को, कॉल लगा रहे हैं, जा कहीं और रही है। तो सेम टू सेम माइंड में होता है, जब बहुत सारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशंस या नेगेटिव इमोशंस के जो वायरस हैं, बग्स हैं, वो आ जाते हैं ना, तो फिर ये माल फंक्शनिंग हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं ओसीडी हो गया, डिप्रेशन हो गया, सुसाइडल टेंडेंसी हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया। ये सब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स हैं, और इन सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को अलग तरीके से समझना होगा। इंसोम्निया, नींद प्रॉपर नहीं आना, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आना। ड्रीम्स मतलब क्या? साइकोलॉजी के अंदर ड्रीम्स को समझा जाता है कि ड्रीम्स आपके ऐसे अनमैनिफेस्टेड डिज़ायर्स हैं जो आप पूरे नहीं कर पाए हैं, और रात को वो एक्टिव हो जाती हैं। तो जब हम रात में अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में आते हैं, स्लीप जो है डेल्टा वेव से अल्फा वेव्स में आ गई, तो फिर इमीडिएट हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और उस समय हम कॉन्शियस नहीं है, सबकॉन्शियस में है। तो रेंडमली फाइलें ओपन हो जाती हैं कंप्यूटर में, जैसे हम स्लीप मोड में डाल के सोते हैं, तो उसमें फिर कुछ भी दिखाई देता है। लेकिन जब हम वापस जागने के बाद एज ए थेरेपिस्ट, एज ए काउंसलर, पर्सन के ड्रीम्स को समझते हैं, तो उसमें से कंप्लीट एनालिसिस निकलता है कि इसकी ऐसी कौन सी डिज़ायर्स हैं जो फुलफिल नहीं हो रही हैं, कौन से फोबियाज, कौन से चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। दिस इज कॉल्ड ड्रीम एनालिसिस। वाओ! तो सर जब हम ये माइंड मैनेजमेंट करते हैं, तो कितने दिन में हम वो सबकॉन्शियस लेवल पे घुसी हुई चीज़ें, जैसे कि आपने बोला फ़ियर, बिलीफ सिस्टम, हैबिट्स, वो सबकॉन्शियस लेवल पे चली जाती हैं।
तो कॉन्शियस लेवल पे तो किसी भी चीज़ को समझा पाना बड़ा आसान है। आज की डेट में हर कंसल्टेंट यही करता है कि किसी पर्सन को ठोक-ठोक के बोलता है, देखो ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, डोंट ईट इट, ये आपको बहुत ट्रबल करने वाली है, और वो हाँ, हाँ करता है, जाता है, लेकिन फिर वही पुरानी हैबिट्स पे फँसे रहता है, निकल नहीं पाता उससे बाहर। Right. चाहे वो किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, चाहे वो राइस का भी एडिक्शन हो, शुगर का एडिक्शन हो, या वो अल्कोहल का एडिक्शन हो, अब वो सबकॉन्शियस लेवल पे जा चुका है। अब वहाँ से उसको रिमूव करने में कितना समय लगता है, और किस तरह से कौन सी थेरेपीज़ को यूज़ करके उस सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर उस चीज़ों को चेंज किया जा सकता है? जो हमारे एग्जिस्टेंस के थर्ड लेयर है ना, माइंड, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे एग्जिस्टेंस में, बिहेवियर्स में और डिजीज में। एक तरफ ये सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हो जाता है तो इसमें साइकोसोमेटिक डिजीजेस यानी कि फिजिकल बॉडी के अंदर डिजीज आती हैं। मैं छोटे से एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये मेडिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है जो कहता है हमारा साइकी, माइंड, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम तीनों के साथ डायरेक्टली लिंक है। तो समझिए कि अगर हमारा साइकी डरा हुआ है, माइंड में डर है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी डर जाएगा। और इम्यून डिप्रेशन हुआ, इम्यून सप्रेशन हुआ, तो हमारी इम्यूनिटी लो हो गई, तो बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज हो जाएगा। करेक्ट। दूसरी तरफ एलर्जीज, इसका कारण क्या है? अगर हमारा माइंड, साइकी हाइपर सेंसिटिव हो गया है, हाइपर रिएक्टिव हो गया है, छोटी छोटी बात पे तुनक मिजाज हो रहा है, हैंगर हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो ऐसे में हमारा इम्यून सिस्टम भी हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। और हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एलर्जीज, जिसके लिए फिर हम एंटी एलर्जिक देते हैं, सिट्रिजिन दे रहे हैं, क्लोफेनारामिन दे रहे हैं। थर्ड पार्ट है ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें इम्यून सिस्टम अपने ही ऑर्गन्स को मारना शुरू कर देता है, उसके प्रति एंटीबॉडीज बना लेते हैं, हम ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं। पेनक्रेटाइटिस, यूवीआइटिस, अर्थराइटिस, एसएलईज, जितने भी आइटिस है ना, ये सब ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून में क्या है कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये माल फंक्शनिंग हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे माइंड के अंदर में कुछ माल फंक्शनिंग चल रही थी। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से 6 से 8 महीने से कंफ्यूजन में चल रहा है, खासकर उसका कुछ ऐसे अपने लोगों के साथ ही प्रॉब्लम चल रहा है कि दिन में लगता है कि ये मेरे अपने हैं, और रात को सोने से में लगता है कि नहीं यार, ये मेरे अपने ही मेरे खिलाफ कुछ साजिश रच रहे हैं, तो ऐसे ही इम्यून सिस्टम भी वो वाइब्रेशन कैच कर लेता है कि ये मेरे अपने नहीं है सेल्स, और उसके प्रति एंटीबॉडीज बना लेता है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारा इम्यून सिस्टम का हमारे साइकी के साथ जुड़ा हुआ। तो इन चीज़ों को डीपर लेवल पे जाके समझना है अगर हमें रूट कॉज को फाइंड आउट करना है। अदरवाइज एलर्जीज, ऑटोइम्यून डिजीज, मेडिसिन जो हम दे रहे हैं वो कंट्रोल करके रखे हुए हैं, बट रूट कॉज ठीक करेंगे तो ये परमानेंट रिवर्स भी हो सकती है। बिल्कुल। सर, आपने ये बहुत ही डीप लाइन कही कि वर्क ऑन द रूट कॉज, नॉट ऑन द सिम्पटम। या तो सिम्पटम को ट्रीट कर रहे हैं और रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सर, सेम वे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैंने फूड साइंस को समझा है, पर जब तक माइंड के लेवल पे जाकर उन इमोशन को हम क्लियर आउट नहीं करेंगे, तब तक एक पर्सन अपने फूड हैबिट्स को भी पूरी तरह से चेंज नहीं कर पाएगा, या पूरी तरह से उसको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ होलिस्टिक हीलर्स, हम सबको वो सभी एरियाज़ को टच करना पड़ता है जो हमारी कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग पे चलते हैं। एज अ डॉक्टर आपको एक साइकोलॉजिस्ट पे बनना पड़ता है, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मुझे भी एक साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, क्योंकि माइंड की पावर अल्टीमेट है। ये बात तो हम सब ने समझ ही ली है। तो सर, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताइए आपकी प्रैक्टिस से जुड़े हुए, जब आपने एक बहुत ही मिराक्युलस चेंज किसी के अंदर देखा, और किस तरह की थेरेपीज से आपने उस चीज़ को क्योर किया? देखिए, बहुत सारी चीज़ें कई बार ना सब कॉन्शियस माइंड पे होती हैं, और सब कॉन्शियस लेवल पे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर में हिडन्स होती हैं, कॉन्शियस माइंड को पता नहीं होता, और पर्सन कहता है सर मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। बट सब कॉन्शियस लेवल पे, डीपर लेवल पे वो सारी चीज़ें इतनी डीप लेवल पे रूटेड होती हैं कि पर्सन को कॉन्शियस लेवल पे पता ही नहीं होता। और जब हम एक हिप्नोथेरेपी की मदद से और काउंसलिंग की मदद से उसको ये समझाते हैं कि आपके माइंड के डीपर लेवल को देखिए, कई बार मेडिटेशन में ले जाके हम जब एक्सप्लोर करते हैं उसके माइंड को डीपर लेवल पे, तो वो रोने लग जाता है, और कुछ ऐसी बातें उसे याद आती हैं जिसका उसे कॉन्शियस लेवल पे पता ही नहीं था कि ये मेरी डिजीज का कारण है। करेक्ट। और जैसे ही वो उस इमोशन को रिलीज करता है, डिस्ट्रेस होता है, तो उसकी वो जो डिजीज होती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे केसेस में एलर्जीज का जो एग्जांपल होता है, एलर्जीज के पेशेंट्स में, उनमें बचपन की कोई ऐसी चीज़ उनके अंदर में छुपी होती है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं। कोई चीज़ ऐसी थी जो कर नहीं पाए, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग उसके सबकॉन्शियस माइंड पे लगा हुआ है और अंदर ही अंदर वो घुट रहा है। और जब हम उसे हिप्नोथेरेपी में ले जाके वो इमोशंस को रिलीज करते हैं, रीफ्रेमिंग करते हैं, रीफ्रेमिंग के अंदर उसके उस इवेंट को जो बचपन में घटा उसको एक नए तरीके से उसे समझा दिया जाता है, फिर वो उन चीज़ों से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद प्रेजेंट में जब 2 या 3 सेशंस ऐसे दिए जाते हैं तो उसके माइंड की सेटिंग बदल जाती है। राइट।
देखिए डॉक्टर शिल्पी, जैसे अपन मोबाइल के अंदर में मोबाइल की सेटिंग चेंज कर दें, थीम चेंज कर दिया, रिंगटोन चेंज कर दिया, तो क्या होता है, एक नया मोबाइल लगना शुरू हो जाता है ना, तो सेम टू सेम बॉडी में है। जैसे ही आपने माइंड की सेटिंग चेंज की, बिलीफ चेंज किया ना, तो इमीडिएट आपकी लाइफ की सेटिंग चेंज हो जाती है, आपकी फिजिकल बॉडी की डिजीज रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं, आपके बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं, और आपको लाइफ में ना एकदम बिल्कुल नया एनर्जी लगता है और एक नयापन आ जाता है। राइट। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि वो वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी द वर्ल्ड एज वी आर। ओके। जो हमारे अंदर चल रहा होता है, हम वैसे ही दुनिया को देखते हैं। तो लाइन बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत ही अच्छी लगी कि जो आप होते हो वैसी नज़रों से आप पूरे वर्ल्ड को देखते हो। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। सर, आपने कहा कि जो शुरुआती जो साल होते हैं बच्चे के लाइफ में, एक नया डिवाइस के जैसा पूरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग लेकर बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल क्लीन और कोई वो नहीं होते उसमें। तो उसके एनवायरनमेंट का, उसके पेरेंट्स के कमेंट्स का, उसके फैमिली मेंबर्स का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता होगा बच्चे के शुरुआती डेवलपमेंट के टाइम पे, जब उसकी सारी चीज़ें फ्रेश है, हम किस तरह के उसको फीलिंग्स और थॉट्स दे रहे हैं। तो इसमें आपका क्या मानना है सर? क्या वो इतनी जल्दी इम्पैक्ट क्रिएट करता है और वो इतनी जल्दी ये सारी यस, यहीं पे तो रोल आता है पेरेंटिंग का। लेकिन आजकल पेरेंट्स में तो पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया पेरेंटिंग कर रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि जब वो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड बन रहा है, जिसके अंदर उसके बिलीफ पैटर्न्स बन रहे हैं, थॉट प्रोसेस बन रहे हैं, एक्सपीरियंसेस ले रहा है, तो वो किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, उसका प्रोसेसर अभी उतनी नॉलेज नहीं है, उसे क्या मीनिंग निकालना है। हम दुनिया को कॉन्शियस माइंड से देखते हैं, कॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सबकॉन्शियस को, सबकॉन्शियस उसमें से केवल एक कोई ऐसी थॉट प्रोसेस निकाल लेता है, मीनिंग निकाल लेता है, और उस मीनिंग को स्टोर कर लेता है, दैट बिकम सबकॉन्शियस बिलीफ। और फिर वो सबकॉन्शियस बिलीफ से ही वो लाइफ लॉन्ग दुनिया को देखता है। तो ऐसे छोटे छोटे सबकॉन्शियस बिलीफ जब बच्चा छोटा होता है तब बन रहे होते हैं, उसी समय पेरेंटिंग का रोल होता है। पहले क्या होता था, दादा दादी नाना नानी होते थे, कहानियां सुनाते थे, कुछ ऐसी चीजें होती थी जहां से हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ एम्पावरिंग होते थे, स्ट्रांग होते थे। लेकिन आजकल जो सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं वो किससे बन रहे हैं, वो बच्चे के हाथ पे खाना खाने से टाइम पे मोबाइल आ जाता है, वो मीडिया देख रहा है, वो ऐसी ऐसी बातें सुन रहा है जो उसे नहीं सुननी चाहिए उस उम्र में, और वो सारे सबकॉन्शियस बिलीफ गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए टीनेजर्स में पीसीओडी, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब इश्यूज आ रहे हैं, और एबनॉर्मल बिहेवियर्स आ रहे हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्राइम बढ़ रहा है। तो ये हमें समझना होगा कि पेरेंटिंग को रीडिफाइन करना होगा, और जो चक्र होते हैं वो भी 7-7 सालों में बढ़ते हैं। जैसे अपने टीथ का माइलस्टोन्स होते हैं कि 5 साल में, 6 साल में ये टीथ आएंगे, फिर दूसरे टीथ डेवलप होंगे, ऐसे ही चक्रों के माइलस्टोन्स होते हैं। तो ये माइंड और चक्र दोनों की साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। अगर माइंड के अंदर में गलत बिलीफ बन गए तो जो चक्रों का डेवलपमेंट था, जो पहले 7 साल मूलाधार डेवलप होना चाहिए, अगर उस दौरान कोई भी फियर आया तो लाइफ लॉन्ग मूलाधार चक्र के अंदर एक एनर्जी ब्लॉक हो जाएगा, और वो लेटर ऑन फोबियाज या सुसाइडल टेंडेंसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। सर, कुछ थोड़ा और बताइए कि चक्रास के कैसे पैटर्न होते हैं डेवलपमेंट के? जैसे आपने कहा कि शुरू के 7 साल मूलाधार में रहता है, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने पिछले जन्म के संस्कारों को लेते हुए वो पर्टिकुलर एक चक्र पे रहता है। मतलब या तो वो एक डेवलप्ड सोल ही आती है, जैसे कि बहुत सारे बड़े गायक बनते हैं तो वो अनाहत चक्र पे ही पैदा होते हैं, ऐसा मुझे लगता था। बाकी आप मुझे बताएं कि किस तरह से चक्रास पे हम डेवलप करते राइट। ये जो पास्ट और प्रेजेंट की लाइफ है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। मोबाइल आजकल के तरीके से, मैं जानबूझकर मोबाइल का एग्जांपल बार बार देता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इसी को यूज़ करते हैं। तो सपोज आपको डॉक्टर शिल्पी मोबाइल आपको नया परचेस करना है, आपका डाटा मोबाइल के अंदर है और एक क्लाउड है, तो आप क्या करते हैं, मोबाइल को पहले पूरा वो कर लेते हैं, क्लाउड पे डाटा ले लेते हैं, और मोबाइल लेकर आते हैं नया, उसमें फिर क्लाउड का पासवर्ड डालते हैं, पूरा का पूरा मोबाइल बिल्कुल वैसा का वैसे ही चलता है जैसा पुराना वाला था। ठीक, तो एक फिजिकल था और एक मेटाफिजिकल था। तो जब हमारी डेथ होती है तो ये फर्स्ट कोश, पहला कोश, फिजिकल बॉडी और ब्रेन, ये यहीं पे रह जाता है, अन्नमय कोश जिसको हम कहते हैं। लेकिन लोग कहते हैं आत्मा चली जाती है। यस, डेफिनेटली आत्मा तो जाएगी, लेकिन आत्मा के साथ साथ वो सारी चीज़ें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी इंटेलेक्ट और हमारा प्राणमय कोश चक्र, ये सारा का सारा क्लाउड है, हमारा बायोफील्ड, ये उसके साथ जाता है ऊपर, और वहाँ पे सारा कुछ डाउनलोड होता है। और डाउनलोड होने के बाद उसी में अकाउंट है हमारा कि हमने क्या कर्म किए, क्या नहीं किए। जैसे आजकल आपका क्लाउड, कोई भी हमारा क्लाउड देख के हमारे मोबाइल का तो समझ सकता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। तो सेम टू सेम जब ऊपर जाता है तो ये क्लाउड पूरा डाउनलोड होता है, उसी को कर्मास बोलते हैं, क्योंकि जो भी हम कर रहे होते हैं, एक्शंस ले रहे होते हैं, उसके पीछे की जो इंटेंशन होती है वो हमारे बायोफील्ड में स्टोर हो जाती है वाया माइंड।
और फिर वहाँ ऊपर जाके डाउनलोड होता है, और डाउनलोड होने के बाद फिर जो नेक्स्ट बर्थ होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। जो चित्रगुप्त जो कहा गया कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो कि चित्रगुप्त एक्चुअल होते हैं नहीं होते, लेकिन सिस्टम है। गॉड इज द हाईएस्ट मैनेजर, ऑटो पायलट मोड में चल रहा है ये यूनिवर्स, राइट ना। जैसा हम पिज्जा बर्गर की जो शॉपिंग है वो है फ्रेंचाइजी ऑटो पायलट मोड में चल रही है, ऐसे ये पूरा यूनिवर्स ऑटो पायलट मोड में है। तो ऊपर से फिर जब वापस आता है तो ये सोल एक नया बॉडी लेती है, क्वालिटीज मिली होती हैं कि वो कम उम्र में ही अपना टैलेंट दिखा पाते हैं। बोलते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दिए। तो दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती है। एक आपका पास चला, आपको क्लाउड ये पूरा डाउनलोड हो गया इसमें, लेकिन साइड बाय साइड आपकी फ्री विल भी होती है कि अगर आप चाहें पेरेंटिंग सही डायरेक्शन में हो जाए और उस बच्चे की सही डायरेक्शन में परवरिश कर दी जाए और उसकी ट्रेनिंग कर दी जाए, तो उसके जो चक्र ब्लॉक हैं वो ओपन हो सकते हैं। जो ऑलरेडी एक्टिव हैं उसे और तराशा जा सकता है, और फिर पर्सनैलिटी कंप्लीट नए तरीके से डेवलप की जा सकती है। ओके, तो सर हमारी लाइफ का जो पर्पस है वो क्या ऐसा है कि हम लोअर लेवल से ऊपर के लेवल पे जाएं? ये तो पता चलता है गीता से भी कि हम नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल पे जाना चाहते हैं। तो क्या हमारी भी संस्कार उसी लेवल पे ट्रैवल करते हैं जो हमें सहस्रार चक्र तक पहुंचना है? क्या हमारी लाइफ का ये पर्पस है? सोल रीबर्थ क्यों करती है? जब सोल गॉड के पास रहती है ना, पहला बर्थ होता है, तो एक क्वांटम पार्टिकल है, ये सोर्स में से सेपरेट होता है। तो सोर्स कहता है जाओ, गॉड के भगवान कहते हैं जाओ, लेकिन जो सोल है वो कहती है नहीं, मुझे नहीं जाना। जैसे छोटा बच्चा स्कूल जा रहा होता है तो मम्मी बोलती है बेटा स्कूल जाओ, लेकिन वो बोलता नहीं मम्मा मैं आपके पास रहूंगा। तो गॉड कहते हैं बेटा जाओ, इवॉल्व होना पड़ेगा, मैं तुम्हें इस लाइफ के स्कूल में भेज रहा हूँ, वहाँ तुम्हारे एग्जाम्स होंगे, एक से एक डिफिकल्ट एग्जाम होंगे, तुम्हें अपनी सोल को इवॉल्व करना है, पास होके आना है, सर्टिफिकेट्स लेके आना है, डिग्री लेके आनी है, जैसे हम मदर अपने बच्चे को बोलती है। तो जब हम यहाँ बेचते हैं तो हमें भूल जाती है सोल कि हमें इवॉल्व होना है। और कई बार कुछ लोग स्ट्रगल से तंग होकर, परेशान होकर सप्लीमेंट्री आ जाता है एग्जाम में, तो फिर जीवन को खत्म कर लेते हैं, सुसाइड। और वो जब ऊपर जाते हैं ना सर्टिफिकेट अधूरा लेकर, तो गॉड कहते हैं कि तुम्हारा तो अभी सप्लीमेंट्री है, जाओ उसी स्कूल में दोबारा जाना पड़ेगा और फिर आगे की पूरी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो फिर वो वापस रीबर्थ होता है। इसीलिए सुसाइड कभी भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है सोल का इवोल्यूशन। तो सोल इवोल्व कैसे होता है? नाड़ियों के द्वारा, चक्रों के द्वारा, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करना। कॉन्शियसनेस एक अलग चीज है, सोल नहीं है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मेडिकल साइंस, क्वांटम फिजिक्स लगातार रिसर्च कर रही है। क्या चीज अभी तक समझ नहीं आया, ना ये बॉडी है, ना ये माइंड है, ना ये सोल है, ना ये इंटेलेक्ट है, ये उसके भी ऊपर की चीज है। तो कहते हैं ना कि तुम्हारी तो कॉन्शियसनेस एनिमल लेवल की है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस योगी लेवल की है। तो कॉन्शियसनेस को हमें लगातार, क्योंकि हम मनुष्य जन्म में पैदा हुए हैं, मनुष्य योनि में, तो हमको अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है, इवॉल्व करना है। और हमारा मीनिंग क्या होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ का? द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू गिव लाइफ इटसेल्फ ए मीनिंग। जीवन का मतलब ही वही है कि जीवन को एक मीनिंग देना है। क्या मीनिंग देना है? जैसे आप कर रहे हैं, आप एक डाइटिशियन है, आपके पास जो नॉलेज है, आप उसके द्वारा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और इन साइंसेस की ज़रूरत है। आज के समय में आपने देखा ना कि लोग डाइट से, लाइफस्टाइल से, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, सफ़र कर रहे हैं। और आपने एक पैशन सोचा कि नहीं मेरा पैशन है और मुझे इस पर्पस को पूरा करना है, तो आपकी लाइफ एक मीनिंगफुल लाइफ है। तो ऐसे हमें पैशन, पर्पस और प्रोफेशन, जब हम तीनों को जोड़ देते हैं, पैसा तो अपने आप आएगा, लेकिन एक पर्पसफुल लाइफ, एक डायरेक्शन मिलती है और सोल का इवोल्यूशन होता है। वाह ग्रेट। तो सर आज की जो हमारी बातें हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स इससे इतने ज़्यादा बेनिफिट हो रहे होंगे। एंड जितना मैं से इंजॉय कर रही हूँ, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर इंजॉइंग इट। बट दिस इज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम डॉक्टर Anil sir. This is just a particle of what we have got from Dr. Anil sir. And इस टॉपिक को हम कंटिन्यू उनसे डिस्कस करते रहना चाहते हैं कुछ नए एपिसोड्स में, और कुछ और डीपर लेवल पे हम उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि सर के पास ज्ञान का खजाना है। उन्होंने हिप्नोथेरेपी, एनएलपी, जिस पे अभी हमने बात ही नहीं की है, उसके पहले वैदिक साइंस पे हमने बहुत सारी बातें समझी, सीखी, और किस तरह से बॉडी को एक कंप्यूटर और एक मोबाइल से हमने कंपेयर करके हम उसको किस तरह से समझ पा रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छी जो उनकी बात आज के पूरे पॉडकास्ट में लगी है वो ये है कि जब वो ये देख रहे थे कि लोगों का केवल दृष्टि खराब नहीं है, दृष्टिकोण भी अब बदल गया है और उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है, तो सर अपने हायर पर्पस के साथ जुड़ते चले गए। तो एक तो होता है एजुकेशन जो इंसान लेता है और उस पर आगे बढ़ता है, लेकिन एक होता है चोजन पर्पस, एक पैशन जिसमें सर आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई विश हिम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और हम दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि हम दोनों इसी ज्ञान की खोज में हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके, आज आपके इतने डीप नॉलेज को थोड़ा सा समझ के। थैंक यू सो मच एंड वी लुक फॉरवर्ड टू
कमिंग मोर एपिसोड्स में। Definitely, we will do podcast.